हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसएस एजुकेशन। स्वागत है आपका जेएसएस एजुकेशन में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के द्वारा यह डिमांड किया जा रहा था कि सर अभी जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है सेक्रेटेरिएट में, इस पर एक डिटेल वीडियो आप बना दें जिससे कि हम जान पाएँ कि इस पोस्ट का जॉब प्रोफाइल कैसा रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, प्रमोशनल स्कोप कैसा होगा, साथ में इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। इन सभी डाउट को अगर आप एक डिटेल वीडियो बना के डाल देते हैं तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ठीक है, आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जेएसएससी के एलडीसी का जो पोस्ट आपका निकला हुआ है उसके ऊपर, उसमें आप के काफ़ी सारे लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले थे। आप लोगों को काफ़ी प्यार मिला था, आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी सराहा था। तो आपके कमेंट्स को पढ़कर काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कुछ फ़ायदा मिला, कि आप जान पाए कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका जॉब प्रोफाइल कैसा रहेगा, आपका सिलेक्शन होने के बाद आप जहां जाएंगे वहां आपको क्या काम करना होगा। ये सभी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वैकेंसी आ गई, आप उसको भर दिए और फिर तैयारी में लग गए और फिर सेलेक्ट होकर जब आप उस पोस्ट को होल्ड करते हैं और वहाँ काम करते हैं और वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो बेकार चली जाती है, आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं क्या आपको वो चाहिए कि नहीं, उसका जॉब प्रोफाइल कैसा है, क्या वो अगर आपको मिलता है तो आप वहाँ काम कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है जब आप किसी फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे और आज देखेंगे कि जो स्टेनोग्राफर की जो ये वैकेंसी आई है सेक्रेटेरिएट के लिए, इसका जॉब प्रोफाइल कैसा रहेगा, इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इसका प्रमोशनल स्कोप कैसा होगा, साथ में इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, और आपके सारे डाउट जो कि एक फॉर्म को भरने के पहले आपके होते हैं और आपके द्वारा पूछा गया है, इन सभी डाउट को आज हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। तो स्टेनोग्राफर का जॉब प्रोफाइल कैसा होता है। स्टेनोग्राफर कीप्स द ऑफिसर फ्री फ्रॉम रूटीन नेचर ऑफ वर्क। जो स्टेनोग्राफर होता है वह किसी न किसी ऑफिसर के साथ अटैच होता है और उस ऑफिसर के रूटीन नेचर का जो काम होता है वो स्टेनो को करना पड़ता है, उस स्टेनोग्राफर को करना पड़ता है। ठीक है, जिससे कि ऑफिसर जो है उस रूटीन नेचर टाइप का जो काम है उसमें इन्वॉल्व ना हो। किस तरह का काम होता है रूटीन नेचर का, तो मेलिंग कॉरस्पॉन्डेंस, किसी लेटर को मेल करना, ठीक है, या फिर फाइलिंग पेपर, किसी पेपर को फाइल करना हो, कहीं रखना हो अरेंज वे में, तो वो सारा काम स्टेनोग्राफर करता है। अपॉइंटमेंट लेना हो, उस ऑफिसर से किसी को मिलना हो तो उसका अपॉइंटमेंट जो होता है वो स्टेनोग्राफर फिक्स करता है। इसके अलावा मीटिंग को अरेंज करना और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये सारा काम जो होता है वो स्टेनोग्राफर का होता है, कि ऑफिसर को किसके साथ मिलना है और उस मिलने के लिए मीटिंग का अरेंजमेंट वगैरह का सारा काम जो होता है वो उस स्टेनो को करना होता है। ठीक है, टेकिंग डिक्टेशन इन शॉर्ट हैंड एंड इट्स ट्रांसक्रिप्शन। ऑफिसर को कोई लेटर बनाना है तो ऑफिसर जो होता है वो आपको डिक्टेट करेगा, एक स्टेनो को डिक्टेट करता है, बोलता है। डिक्टेट करना मतलब वो बोलते जाएगा और आपको शॉर्ट हैंड में, क्योंकि आपको शॉर्ट हैंड आता होगा तो आप काफ़ी जल्दी जो है उस डिक्टेशन को अपने कॉपी में लिख लेंगे और फिर उसको टाइप करके जो है आप ऑफिसर को दे देंगे। तो ये काम भी स्टेनो का रहता है। टेलीफोन कॉल को रिसीव करना और उसको स्क्रीन करना कि किस टेलीफोन कॉल को जो है ऑफिसर के पास ट्रांसफ़र करना है। सारे कॉल को तो आप ऑफिसर के पास ट्रांसफ़र नहीं कर देंगे कि कोई भी ऑफिसर से बात करना चाहता है, अब कॉल आया और ऑफिसर को आपने ट्रांसफ़र कर दिया। उसको स्क्रीन करना कि किससे बात कराना है, किससे बात नहीं कराना है। हाँ, विद द कंसेंट ऑफ ऑफिसर, अपने ऑफिसर से पूछ के ही आप ऐसा करते हैं, तो उसको स्क्रीन करना टेलीफोन कॉल को। ये सभी काम जो होता है वो एक स्टेनोग्राफर का होता है, जिससे कि उस ऑफिसर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके जिस काम में वो स्पेशलाइज्ड है उसको करने में। अगर यही रूटीन नेचर का काम अगर वो ऑफिसर करने लगेगा तो वो अपना काम कब करेगा, जिस काम के लिए उस पोस्ट को वो होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हर एक ऑफिसर के साथ जो है एक स्टेनोग्राफर को अटैच किया जाता है। तो ये सभी काम जो है वो आपको करने होंगे।
ठीक है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक स्टेनो का जब वो किसी ऑफिसर के साथ अटैच होता है। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें। जैसे कि किसी मेल को करना है, अगर आप वो मेल नहीं करते हैं समय से तो कहीं ना कहीं ऑफिसर की यह जवाबदेही बन जाती है उस पर जवाब देने का। कोई अपॉइंटमेंट जो है वो फिक्स होना था वो आप फिक्स नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई टेलीफोन कॉल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था वो आपसे मिस हो गया। तो ये सभी चीज़ों को देखना जो होता है वो स्टेनोग्राफर का एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया होगा कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है, ठीक है। आप जो होता है किसी डिसीजन प्रोसेस का प्रमुख हिस्सा नहीं होते हैं, उस हायरार्की के पार्ट नहीं होते हैं जिस तरह की एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी होता है। पर आप उस ऑफिसर को उस काम को पूरा करने में पूरी पूरी सहायता करते हैं, ठीक है। और आप जिस ऑफिसर के साथ अटैच होते हैं उसके बहुत ज़्यादा करीबी भी हो जाते हैं, तो काफ़ी सारा फ़ायदा भी आपको इसका मिलता है। अब जानते हैं कि इसका सैलरी क्या होता है। जब आप इस पोस्ट को होल्ड करेंगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी उसका एक मोटा मोटा जो है आइडिया लेते हैं। ये लेवल 4 का जॉब है जिसका कि बेसिक पे जो है वो होता है 25,500। लेवल 4 जो है ये 7th पे मैट्रिक्स मीन्स 7th पे कमीशन जब से आया तब से ग्रेड पे की जगह लेवल आ गया है। तो ये लेवल 4 का जॉब है जिसका कि बेसिक सैलरी है 25,500। आपका पोस्टिंग जो है इसमें रांची ही मिलेगा क्योंकि ये सेक्रेटेरिएट स्टेनो की वैकेंसी है, तो मोस्ट पॉसिबली आपको रांची ही आपको इसका पोस्टिंग मिलेगा। और रांची जैसे शहर में जो HRA होता है वो 27% होता है। और अभी फ़िलहाल जो झारखंड गवर्नमेंट में DA दिया जा रहा है, DA जिसको हम लोग महंगाई भत्ता कहते हैं, यह 31% है। 31% किसका? बेसिक सैलरी का, मीन्स 25,500 का 31%। जब ये निकालेंगे तो 7,905 आएगा। जब आप इस जॉब को ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस होने में मीन्स एग्ज़ाम से लेकर रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आने तक मुझे लगता है कि 1-1.5 साल का कम से कम वक्त तो लग ही जाएगा। 1 साल तो मान के चलें। तो तब तक हो सकता है कि DA 31% से बढ़कर 40% 50% भी हो जाए। फिलहाल अभी 34% DA तो सेंट्रल में चल रहा है, पर स्टेट गवर्नमेंट में अभी ये 31% पे है। अभी 3% DA और बढ़ना बाकी है, ठीक है। तो अभी इस DA के हिसाब से 7,905 में 7,905 रुपये आपको महंगाई भत्ता के तौर पे मिलेगा। HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो रांची से शहर में अभी 27% जो है आपको HRA मकान किराया भत्ता दिया जाता है। यह भी बेसिक सैलरी का है, तो ये आपका हो गया 6,885 रुपया। और ट्रेवलिंग अलाउंस डिपेंड करता है, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपको 2,000 से 3,000 के बीच में जो है यात्रा भत्ता मिलेगा। और कुछ अदर अलाउंसेस मिल सकते हैं, लाइक बेसिकली ये आप जब PS बनते हैं उसके बाद आपको मिलेगा। मैं अभी प्रमोशनल हायरार्की बताऊंगा आपको। तो अदर अलाउंसेस अगर कुछ मिलता हो तो उसे भी जोड़ लेंगे। तो ये टोटल ग्रॉस सैलरी जो होता है यह 42,290 होता है। बहुत सारे लोग ग्रॉस और नेट में कंफ्यूज रहते हैं। ग्रॉस सैलरी वह होता है जो कि आपका वेतन बनता है। अब इसमें जो कटौती होती है जिसको हम लोग डिडक्शन कहते हैं उसको इसमें माइनस करते हैं। जैसे कि आपका अभी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको न्यू पेंशन स्कीम में रखा जाएगा। अभी झारखंड गवर्नमेंट जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लाने का जो है वो कवायद कर रही है। बहुत सारे न्यूज़ से बहुत सारे खबरों से पता चला है कि झारखंड बहुत जल्द जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देगा। तो जब तक ये लागू नहीं होता है हम यही मान के चलते हैं कि अभी वहाँ पर NPS है, न्यू पेंशन स्कीम है। इसके अंदर आपका 10% जो है ये पैसा कटता है। किसका? बेसिक और DA का। बेसिक और DA दोनों को जोड़ दें और इसका 10% निकाल लें तो 3,340 रुपया बनता है। ये आपका सैलरी से कट जाएगा, मीन्स 42,290 से 3,340 रुपया कट जाएगा। अगर आपको कुछ इनकम टैक्स देना पड़ता है तो उस अमाउंट को आप यहाँ लिख देंगे। आपको इस सैलरी पे मुझे नहीं लगता है कि कोई इनकम टैक्स देने की ज़रूरत पड़ेगी आपको अभी फ़िलहाल, जब तक कि आपका सैलरी और ज़्यादा बढ़ नहीं जाता है। तो आपका नेट सैलरी मीन्स इस टोटल ग्रॉस सैलरी में इस NPS के अमाउंट को घटा देंगे, जो डिडक्शन हो रहा है इसको घटा देंगे, तो जो अमाउंट आता है इसको हम लोग नेट सैलरी कहते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको लगभग 39,000 के अराउंड जो है आपको नेट सैलरी मिलेगा। नेट सैलरी मीन्स जो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो इतनी सैलरी आपको इस पोस्ट के लिए रांची जैसे शहर में मिलनी चाहिए, 39 से लेकर 40,000 तक, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। इसको हम ख़राब सैलरी नहीं कह सकते हैं क्योंकि रांची में एज सच बहुत ज़्यादा आपको खर्च नहीं है। हाँ, खर्च तो रांची है तो होगा ही, फिर भी आप इसमें बहुत ज़्यादा जो है आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सैलरी की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे
प्रमोशन की। सबसे फेवरेट टॉपिक है आप लोगों का कि सर प्रमोशन क्या होगा, इसमें क्या बन जाएंगे हम, स्टेनो से जब ज्वाइन करेंगे तो हम जब रिटायरमेंट तक पहुंचेंगे तो हम किस पोस्ट पे रिटायर होंगे। तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो इसका जो प्रमोशनल हायरार्की होता है, आप स्टेनो ग्रेड डी में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है इसको हम लोग ग्रेड डी कहते हैं। और इसके बाद आप फर्स्ट प्रमोशन जब मिलेगा तो आप बनेंगे पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। कहीं कहीं इसको हम लोग स्टेनो ग्रेड सी भी कहते हैं, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन आपका होगा वो होगा प्राइवेट सेक्रेटरी में, ठीक है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में पीएस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन होगा पीपीएस में, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन होगा सीनियर पीपीएस, सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी। और फिर लास्ट प्रमोशन जो है इसका ये है प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस सभी पोस्ट का ग्रेड पे क्या होगा, मीन्स किस लेवल का होगा, और प्रमोशन कितने कितने दिनों के बाद आपको मिलेगी। तो आप जो ज्वाइन करेंगे यह पोस्ट है 2400 ग्रेड पे का, मीन्स 6 पे कमीशन के हिसाब से, और लेवल 4 का 7 पे कमीशन के हिसाब से। जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो 4600 ग्रेड पे में होगा, मीन्स लेवल 7 में होगा। उसका नेक्स्ट प्रमोशन जो आपका पीएस में होगा ये 4800 ग्रेड पे का है, लेवल 8। फिर पीपीएस में होगा जो कि 6600 ग्रेड पे है, लेवल 11 में। फिर 7600 सीनियर पीपीएस का, लेवल 12 में। और फिर लास्ट पीएसओ का जो है ग्रेड पे होता है 8700 और लेवल 13 में। तो आप अगर 8700 ग्रेड पे से रिटायर होते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है कि रिटायरमेंट के एज तक जो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और ये काफ़ी एक रेस्पेक्टेबल पोस्ट होता है पीएसओ का। अगर आप सेक्रेटेरिएट में एएसओ की लाइन की बात करें तो यह इक्विवेलेंट होता है डायरेक्टर का। पीएसओ इज इक्विवेलेंट टू डायरेक्टर। डायरेक्टर का भी ग्रेड पे क्या होता है 8700 ग्रेड पे, मीन्स ग्रेड पे के हिसाब से पीएसओ जो होता है वो डायरेक्टर के इक्विवेलेंट माना जाता है, ठीक है। स्टेनो ग्रेड डी से मीन्स आप जिस पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे वहाँ से पीए बनने में, मीन्स पर्सनल असिस्टेंट बनने में कितना समय लगता है। तो अभी देखा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको 8 से 10 साल का समय लगता है। और फिर पीए से पीएस जब आते हैं तो यहाँ पर मान के चलें आप 5 साल का समय जो है यहाँ लगेगा। इसके आगे आप एवरेज जो है 5-5 साल का, 5 या 6 साल का समय आप लेके चल सकते हैं। तो अगर आप अर्ली एज में ज्वाइन करते हैं तो आप बड़ी आसानी से जो है पीएसओ तक जो है वो पहुंच सकते हैं। ये मैं 5 से 6 साल लिख रहा हूँ, हो सकता है कि यह 7 या 8 भी हो जाए। वो डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर जो है जिस पोस्ट पर आप प्रमोट होने वाले हैं वहाँ पर वैकेंसी कितनी अवेलेबल है। पर अभी जहाँ तक मुझे पता चला है कि झारखंड सेक्रेटेरिएट में वैकेंसी ऊपर के लेवल पे काफ़ी खाली है। यहाँ तक कि स्टेनो ग्रेड डी में जिस पोस्ट पे आप जा रहे हैं इसमें भी काफ़ी सारी वैकेंसी खाली है। और आपके ऊपर जो पोस्ट है, मीन्स प्रमोशनल पोस्ट जो है पीए, पीएस, पीपीएस, चाहे सीनियर पीपीएस हो या पीएसओ हो, इसमें भी काफ़ी सारे लोग रिटायर हो रहे हैं और काफ़ी सारी पोस्टें जो है वो वैकेंट हो रही है। तो आप इस बैच को जो है, जो इस बैच के थ्रू स्टेनो बनेगा उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है प्रमोशन में। हो सकता है कि ये 5 साल का जो समय है इसको भी घटाकर जो है 3 साल कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए कि ऊपर अगर पीएस अवेलेबल ही नहीं होंगे, जो ईयर्स है इसमें रिलैक्सेशन देके आपको जल्दी से प्रमोट किया जा सकता है और सरकार ऐसा कर सकती है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप बहुत जल्दी जो है आपको प्रमोशन इस बार के बैच के लिए मैं बोल रहा हूँ कि उसे मिले। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2400 से आपका नेक्स्ट प्रमोशन हो रहा है 4600 में, और इसमें लगभग 8 से 10 साल का समय अभी अमूमन लग जा रहा है। तो क्या इस बीच में आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है? तो नहीं, आप 5 साल के बाद जब आप 2400 में ज्वाइन करेंगे तो आपको 5 साल के बाद NFSG मिलेगा। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे सर ये NFSG क्या है? तो मैं बता दूं कि ये एक टेक्निकल टर्म है, नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड होता है इसका। अभी डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। इसमें क्या होता है कि 5 साल के बाद आप ऑटोमेटिक 2400 से 4200 ग्रेड पे चले जाते हैं, मीन्स लेवल 6 में चले जाते हैं। मीन्स इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे ही आपका 5 साल का सर्विस कंप्लीट होता है आपको लेवल 6 में डाल दिया जाता है। आप कहलाते स्टेनो ग्रेड डी ही है, मीन्स आप स्टेनोग्राफर ही कहलाएंगे, पर आपका जो ग्रेड पे है वो 4200 हो जाएगा, यानी लेवल 6 का हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका जैसे ही 8 से 10 साल कंप्लीट होगा इस पूरे जॉब में तो आप पीए के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। मीन्स जो भी क्राइटेरिया इसका होगा 8 से 10 साल या ऊपर के वैकेंसी अगर खाली रहेगी तो आप पीए में फिर प्रमोट होंगे, फिर पीए के बाद पीएस, फिर पीपीएस, फिर सीनियर पीपीएस और फिर अंत में पीएसओ। तो आप ये मान के चलें
कि रिटायरमेंट के 3-4 साल 5 साल पहले तक अगर आप अर्ली एज में ज्वाइन करते हैं तो आप पीएसओ अभी बहुत ही आसानी से जो है पहुंच सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी काफ़ी सारी पोस्ट जो है वहाँ पर वैकेंट हो रही है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है आपके कार्मिक विभाग से ही, तो काफ़ी सारे पोस्टें अभी खाली हो रही है, काफ़ी सारे लोग रिटायर होने वाले हैं अगले 2-3-4 सालों में। तो आप इस बैच को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ देखें कि 4800 से आपका प्रमोशन डायरेक्ट 6600 ग्रेड पे में हो रहा है, मीन्स लेवल 8 से लेवल 11 में हो रहा है। तो क्या यहाँ भी कुछ हमें एनएफएसजी टाइप का मिलने वाला है क्या? तो हाँ, बहुत सारी स्टेट में, यहाँ तक कि सेंट्रल में भी, और बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में मिलता है, और झारखंड में ये प्रोविज़न है जहाँ तक मैंने पता किया है। तो हाँ, वहाँ भी इस चीज़ को डाला गया है। और आप अगर पीएस में 4 साल का पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं एज ए पीएस, तो वहाँ भी आपको 5400 ग्रेड पे मिलेगा। आपका यहाँ पर 4800 ग्रेड पे है, 4800 ग्रेड पे में आप 4 साल निकाल लेते हैं तो आपको 5400 ग्रेड पे मिलेगा। हो सकता है ये लेवल 9 का हो या लेवल 10 का हो। ठीक है, इस पर अभी बातें चल रही है। हो सकता है कि आपको लेवल 10 का, मीन्स आप अगर 7 पे मैट्रिक्स देखेंगे तो आप 5400 ग्रेड पे को लेवल 9 में भी देखेंगे और लेवल 10 में भी देखेंगे। दोनों के पे में डिफरेंस है, लेवल 9 का पे कम है, लेवल 10 का पे ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको लेवल 9 या लेवल 10 जो भी वहाँ पर दिया जाता होगा वो आपको मिल जाएगा 4 साल के बाद। ठीक है, और उसके बाद फिर पीएस से पीपीएस जो भी समय लगता हो, 5 साल 6 साल 7 साल, आपको नेक्स्ट ग्रेड पे फिर 6600 का मिल जाएगा, लेवल 11 का मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है फाइनेंशियल बेनिफिट आपको इस तरह से मिलेगा इस जॉब में। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल हो रहा होगा कि सर ये तो हमने जान लिया कि हमारा प्रमोशन किस किस रैंक पे होगा, पीए, पीएस, पीपीएस, सीनियर पीपीएस या पीएसओ पे होगा, पर यह किसके साथ काम करेगा, किस तरह के ऑफिसर के साथ ये अटैच होगा, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। आप यहाँ पर देखें तो स्टेनो जब आप सेलेक्ट होकर जाएंगे तो या तो आपको किसी सेक्शन ऑफिसर या फिर किसी अंडर सेक्रेटरी के साथ अटैच किया जाएगा। ठीक है, आपने ये सारे नाम सुने होंगे, अगर आप जेएसएससी सीजीएल का हमारा वीडियो देखे होंगे तो वहाँ मैंने बताया था कि जैसे आप जेएसएससी सीजीएल में सेलेक्ट होकर जाते हैं तो आपको जो पहला पोस्ट मिलता है सेक्रेटेरिएट में वो होता है एएसओ का। ठीक है, एएसओ मीन्स असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। फिर आप प्रमोट होकर एसओ बनते हैं, सेक्शन ऑफिसर, फिर अंडर सेक्रेटरी यूएस, फिर डिप्टी सेक्रेटरी डीएस, फिर डायरेक्टर, और इस तरह से फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी तक आप जा सकते हैं। ठीक है, अब जो है आप स्टेनो जब बनते हैं तो स्टेनो को सेक्शन ऑफिसर या यूएस के साथ अटैच किया जाता है, इनको इनकी कामों में मदद करने के लिए। उसी तरह देखा जाता है पीए को जो है यूएस के साथ अटैच किया जाता है, मीन्स अंडर सेक्रेटरी के साथ अटैच किया जाता है। एक प्राइवेट सेक्रेटरी को, पीएस को डिप्टी सेक्रेटरी के साथ अटैच किया जाता है। एक पीपीएस को, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी को डायरेक्टर या फिर जीएस ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ अटैच किया जाता है। एक सीनियर पीपीएस को एडिशनल सेक्रेटरी के साथ अटैच किया जाता है, और एक पीएसओ को, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर को सेक्रेटरी के साथ अटैच किया जाता है। आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों किया जाता है, तो आप खुद ही सोचिए कि क्या एक सेक्रेटरी के साथ जो अभी अभी जॉब ज्वाइन किया है, अभी अभी उसको जॉब मिली है, क्या स्टेनो को एक सेक्रेटरी के साथ अटैच कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अनएक्सपीरियंस्ड होगा। सेक्रेटरी का काम काफ़ी बृहद तरीके का होता है, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो एक ऐसे अनमेच्योर्ड और अनएक्सपीरियंस्ड लोगों को, एक स्टाफ को हम उनके साथ अटैच नहीं कर सकते हैं, इसीलिए रैंक के हिसाब से हम अटैच करते हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर जो मैंने लिखा हो एज इट इज ऐसा ना हो सकता है कि किसी पीएस को जो है किसी डायरेक्टर के साथ भी अटैच किया जा सकता है। तो एक मैंने एक आइडिया दिया कि किस तरह के स्टाफ को किस तरह के ऑफिसर के साथ जो है अटैच किया जाता है। ठीक है, आप कहेंगे कि क्या कोई सिमिलरिटी है क्या सर, जैसे इस वाले पोस्ट में, मीन्स एसओ, यूएस, डीएस, डायरेक्टर, एएस, सेक्रेटरी, इसमें और पीए, पीएस वाला लाइन में कोई सिमिलरिटी है क्या? क्या कोई इक्विवेलेंसी हम निकाल सकते हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अंडर सेक्रेटरी का जो ग्रेड पे होता है वह 6600 होता है, और आप यहाँ पर देखें कि जो पीपीएस का ग्रेड पे होता है वो 6600 होता है। तो पीपीएस इज इक्विवेलेंट टू अंडर सेक्रेटरी इन द टर्म्स ऑफ सैलरी, इन द टर्म्स ऑफ ग्रेड पे। हम कह सकते हैं कि जो पीपीएस है वो अंडर सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, काम में नहीं, काम तो यह इसका मेन चैनल में होता है। फाइल जो होता है एएसओ से स्टार्ट होके और फिर सेक्रेटरी तक जाती है, और बीच में एसओ, यूएस, डीएस, डायरेक्टर, एएस से होकर गुजरती है। तो ये इसका मेन हायरार्की है, और इन सभी ऑफिसर को मदद करने के लिए ये पीए, पीएस, पीपीएस या स्टेनो, सीनियर पीपीएस और पीएसओ होते हैं। ठीक है, पर पैसे के टर्म में अगर देखा जाए, सैलरी के टर्म में, तो पीपीएस इज इक्विवेलेंट टू यूएस।
इसीलिए आप देखेंगे जब वहाँ पर जाएंगे तो किसी पीपीएस को जो है किसी यूएस के साथ अटैच नहीं किया जाएगा, क्योंकि पीपीएस भी 6600 ग्रेड पे का है और यूएस भी 6600 ग्रेड पे का है। तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होता है कि मैं भी उतना ही पैसा कमा रहा हूँ जितना एक यूएस कमा रहा है, तो क्यों मैं यूएस का जो है एक प्राइवेट सेक्रेटरी बनूँ, ठीक है, क्यों उसका मैं बनूँ, क्यों मैं उनके कहने पर, तो थोड़ा ईगो क्लैश होता है। तो यह देखा अमूमन यह कोशिश की जाती है कि जो पीएपीएस वाला लाइन वाले होते हैं उनसे 2 ग्रेड पे ऊपर वाले के साथ उनको अटैच किया जाता है, या कम से कम एक तो किया ही जाता है। जैसे आप पीए को देखेंगे, ये 4600 ग्रेड पे है, तो इनके किसके साथ अटैच किया गया, 6600 के साथ, मीन्स 4600 के बाद 4800, उसके बाद फिर 6600 आता है, तो 2 ग्रेड पे ऊपर वाले के साथ अटैच किया जाता है। आप देखें यहाँ पर जो पीपीएस है ये 6600 ग्रेड पे है, इसको किसके साथ अटैच किया गया है, डायरेक्टर के साथ या ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ। डायरेक्टर का ग्रेड पे कितना होता है, 8700, और ज्वाइंट सेक्रेटरी का 10,000। तो इस तरह से कम 1 या 2 ग्रेड पे का डिफरेंस रखा जाता है, मीन्स जो ऑफिसर होगा उसका ग्रेड पे 1 ज़्यादा होगा और उसके साथ जो अटैच स्टाफ होगा उसका ग्रेड पे 1 कम या 2 कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से इक्विवेलेंसी को मेंटेन रखा जाता है ताकि ईगो क्लैश ना हो, ठीक है। तो ये सारा पूरा स्ट्रक्चर है प्रमोशन का। मैंने इस काफ़ी सारी इंटरनल चीज़ें भी मैंने आपको बताई ताकि आपको ये जानने में मदद मिले कि होता क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जब जान के फिर जाएंगे तो आप काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे वहाँ पर, ठीक है। अब अगली चीज़ हम जो इस पर बात करेंगे कि प्रमोशन जो होता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो प्रमोशनल स्ट्रक्चर एक पिरामिड स्ट्रक्चर टाइप का होता है। मतलब जो बेस में होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टाफ जो होते हैं, ऑफिसर्स जो होते हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं वो बेस में होते हैं, और फिर यह ऊपर की तरफ घटते चले जाता है, और अंत में जो बॉस होता है वो एक ही होता है जो कि यहाँ ऊपर बैठा रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यह 100 एम्प्लॉय जो है बेस में है, या प्रमोट होके कुछ एम्प्लॉय जो है ऊपर पहुंचेंगे। अब ऊपर कब पहुंचेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर 50 पोस्ट हैं और 50 एम्प्लॉय यहाँ पर पहले से ही जो है इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। इस 50 में जैसे कुछ एम्प्लॉय रिटायर हो जाएंगे, कुछ एम्प्लॉय का डिमाइस हो जाएगा, तो मान लीजिए 50 में से 10 जो है वैकेंसी यहाँ क्रिएट हुआ, तो ये 10 वैकेंसी क्रिएट होने से इस 100 में से 10 लोगों को इस गैप को फिल करने के लिए प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो 100 में से 10 लोग प्रमोट होके यहाँ इस वाले लेवल में, इस वाले लेयर में आ जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ भी कुछ वैकेंसी क्रिएट होगी तो यहाँ के कुछ ऊपर जाएंगे। तो इस तरह से डिपेंड करेगा कि ऊपर कितनी वैकेंसी क्रिएट हो रही है और नीचे एलिजिबल लोग जो हैं उसमें कौन लोग ऊपर में है। मीन्स इस 100 लोग में 10 रैंडम लोगों को तो सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, इस 100 लोगों में का एक सेलेक्ट लिस्ट बनता है, मीन्स सबसे ऊपर कौन है। और वो कैसे बनता है, तो आप जैसे एग्जाम देके जाएंगे तो आपका रैंक सबसे अच्छा रहेगा तो आपको सबसे ऊपर रखा जाएगा। इस रैंकिंग के हिसाब से आपका यहाँ पर आपका सेलेक्ट लिस्ट बनाया जाएगा, और ऊपर से जो 10 लोग रहेंगे उनको, अगर मान लीजिए कि 2023 में 10 वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट हुआ। 10 वैकेंसी कैसे क्रिएट हुआ मैंने आपको बताया, या तो ये रिटायर हो गए 50 में से 10 लोग, या फिर 10 में से कुछ लोग जो है उनका डिमाइस हो गया। तो 2023 में 10 वैकेंसी क्रिएट हुआ, तो इस 100 लोगों में जो 10 टॉप लोग थे उनको यहाँ पर प्रमोट कर दिया गया। तो इसी तरह से प्रमोशन जो है होता है, और फिर डिपेंड करता है कि आप कितने कम एज में, मान लीजिए कि आप 40 साल के एज में ज्वाइन करते हैं तो आपके पास सिर्फ 20 साल ही बचा। हो सकता है कि 20 साल में आप यहीं तक पहुँच पाए, अगले 10 साल में आप यहाँ पहुँचे और फिर अगले 10 साल में यहाँ पहुँचे। तो जितने कम एज में आप ज्वाइन करते हैं आपका चांसेस उतना ऊपर जाने का रहता है, ठीक है। 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक एज और दूसरा ऊपर वैकेंसी कितनी क्रिएट हो रही है। तो अभी आप मान के चलिए कि ऊपर वैकेंसी काफ़ी अवेलेबल होगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो रिटायर हो गए हैं, रिटायर होने वाले हैं, तो वैकेंसी काफ़ी क्रिएट होगी, और इस बैच में जो भी लोग जाएगा वो काफ़ी ऊपर तक जाएगा। आप ये मान के चलिए कि अगर आप 25 साल या अंडर 30 की एज में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप सीनियर पीपीएस तो आराम से बनेंगे। हो सकता है कि आप पीएसओ तक भी बने, और एक बार जब पीएसओ बनते हैं तो आप 8700 ग्रेड पे से होकर रिटायर होंगे, तो आपका जो रिटायरमेंट की एज में जो सैलरी भी होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अभी तो आप रिटायरमेंट की एज का सैलरी की बात ही ना करें, अभी आपको जो सैलरी मिलेगा इसी को आप इंजॉय करें, ठीक है। अगली बात करेंगे हम लोग एलिजिबिलिटी की, कि इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। एलिजिबिलिटी को 2 तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे और दूसरा एज के बेसिस पे। 12th पास स्टूडेंट जो भी है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, पर 12th पास कहाँ से होना चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूट से जो कि झारखंड में स्थित हो। पर ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट अगर झारखंड के हैं और झारखंड के आरक्षण नीति से आच्छादित हैं, उसमें आते हैं, तो उनके लिए
12th कहीं से भी किए हों चलेगा। पर जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, उनको 12th जो है झारखंड से ही होना चाहिए उनका। ठीक है, तो यह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। एज का क्या क्राइटेरिया है? मिनिमम एज 21 साल रखा गया है और मैक्सिमम 35 ईयर्स रखा गया है। किसके लिए? अनरिजर्व, जिसको लोग जनरल कहते हैं, और दूसरा EWS के लिए। और OBC के लिए 37 ईयर्स, 2 साल की छूट है मैक्सिमम में। SC ST के लिए 40 ईयर्स। और जो महिला कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है, चाहे वो जनरल से हो या फिर किसी कैटेगरी से हो, उनको 38 साल तक का जो है मौका मिलेगा। ठीक है, SC ST महिला है तो उनको 40 ईयर्स मिलेगा। बस ये बात हो रही है कि ऐसी महिलाएं जो कि अनरिजर्व में आती हैं या OBC में आती हैं, उनको 38 ईयर्स तक का जो है एज लिमिट है। हमेशा छूट जो मिलता है वो मैक्सिमम एज लिमिट में मिलता है, कभी भी मिनिमम एज लिमिट में छूट आपको नहीं मिलता है कि हाँ आप OBC से हैं तो अगर आपका एज 18 ईयर्स भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, हमेशा छूट मिलता है मैक्सिमम में। मिनिमम 21 साल तक का होना ही चाहिए, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, इसका अर्थ है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं या फिर कहीं जनरल से हैं या EWS से हैं, उनका जो जन्म है 1/8/2001 के बाद और 1/8/1987 से पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जन्म अगर इस तारीख को इंक्लूड करते हुए और इस तारीख को इंक्लूड करते हुए इसके बीच में अगर आता है तो ही आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप UR और EWS के कैटेगरी से आते हैं। इसी तरीके से OBC SC ST अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। अगली बात करेंगे हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न में कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा इस पोस्ट के लिए। 2 लेवल में एग्ज़ाम ली जाएगी। पहला है स्किल टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और दूसरा है रिटन एग्ज़ाम जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, ये स्किल टेस्ट क्या होगा और रिटन एग्ज़ाम क्या होगा, इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। स्किल टेस्ट 2 पेपर का होगा और टोटल 150 मार्क्स कैरी करेगा। पहला पेपर रहेगा हिंदी शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग का, और दूसरा रहेगा कंप्यूटर टेस्ट का। मीन्स कंप्यूटर में आपको दक्षता है कि नहीं उसकी जाँच की जाएगी। शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए, पर अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी भी आप शॉर्ट हैंड नहीं जानते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जब तक स्किल टेस्ट आएगा तब तक हम शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे, और अभी मुझे लगता है कि आपको समय मिलेगा, तो आप फॉर्म को भर दें और किसी भी आप नज़दीकी इंस्टीट्यूशन में आप दाखिला ले लें और शॉर्ट हैंड सीखना शुरू कर दें। कोई भी मुश्किल नहीं है। पहले तो इसका काफ़ी ज़्यादा टफ क्राइटेरिया रखा गया था, पर इस बार के लिए इसको काफ़ी कम कर दिया गया है। क्या क्राइटेरिया है? तो आपका शॉर्ट हैंड का जो टेस्ट लिया जाएगा, इसमें 500 वर्ड 10 मिनट में आपको लिखने होंगे। शॉर्ट हैंड मतलब होता है कि कोई आदमी जो है, व्यक्ति वहाँ पर बोलते जाएगा किसी 500 वर्ड का किसी एक स्टोरी को ले लेगा और पढ़ता चले जाएगा, और आपका टोटल वो 500 वर्ड जो है वो पढ़ेगा, और आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। जैसे जैसे वो बोलता जाएगा आपको अपने कॉपी में वो लिखते चले जाना होगा, और आपको उसको किस में लिखना होगा? शॉर्ट हैंड में लिखना होगा, जिससे कि आप जल्दी जल्दी लिख पाएँ। ठीक है, इस 10 मिनट में 500 वर्ड मीन्स 50 वर्ड पर मिनट। 50 वर्ड पर मिनट कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। पहले तो ये 80 वर्ड्स पर मिनट था, इसको घटा के 50 वर्ड्स पर मिनट इस बार के लिए किया गया है। ठीक है, इसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। जब 10 मिनट में आप 500 वर्ड का शॉर्ट हैंड लिख लेंगे, उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, और फिर आप जो लिखे रहेंगे इसको 40 मिनट में टाइप करना है कंप्यूटर पे। ठीक है, और इसमें आपका मैक्सिमम एरर जो अलाउ किया गया है वो 5%। 5% से ज़्यादा एरर आपको नहीं करना है। 5% करने का अर्थ है कि 25 वर्ड से ज़्यादा का एरर आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिंदी शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग, जो कि पहला पेपर रहेगा स्किल टेस्ट का। सेकेंड पेपर है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर में दक्षता आपको है कि नहीं इसकी जांच की जाएगी। कैसे जांच की जाएगी? तो आपको MS वर्ड में एक टेबुलर फॉर्म जो है, एक कुछ आंकड़े दिए रहेंगे जो कि MS वर्ड में आपको टेबुलर फॉर्म में बनाना होगा, और उसके बाद उसी आंकड़ों के आधार पर आपको एक MS एक्सेल शीट बनाना होगा, जिसमें कि आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट का फार्मूला यूज़ करके और फिर पाई चार्ट और बार चार्ट बनाना है। अगर आप ये चीज़ किए होंगे, MS वर्ड MS ऑफिस अगर आप जानते होंगे तो काफ़ी आसानी से आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज काफ़ी टफ नहीं है। आप YouTube पे काफ़ी सारी वीडियो अवेलेबल है MS वर्ड में कैसे बनाना है, MS एक्सेल को कैसे सीखना है। अगर आप 1-2 घंटा 3 घंटा का समय अगर देते हैं किसी भी दिन, तो बहुत ही आराम से आप सीख जाएंगे। ठीक है, MS एक्सेल में आपको ये पाई चार्ट बार चार्ट बनाना है, और फिर उसी का एक PPT बनाना है, मीन्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है। ठीक है, वो 1-8 स्लाइड का 2 स्लाइड का रहेगा, ये बनाना है, और फिर इसको
एक ईमेल आईडी वो देंगे, उस ईमेल आईडी पर ईमेल भी करना है। ये इसीलिए क्योंकि आपको देखा जाएगा कि आपको ईमेल करने आता है कि नहीं। तो आजकल के लोग तो फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को ईमेल करने में कोई परेशानी होगी। पर फिर भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे MS वर्ड में, MS एक्सेल में कैसे हम लोग करते हैं काम, PPT कैसे बनाते हैं और ईमेल कैसे करते हैं, तो बहुत ही आसानी रहेगी। तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर, थोड़ा आपको शॉर्ट हैंड जो है वो सीखना होगा। टाइपिंग भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप अभी भी अगर टाइपिंग करते होंगे तो मुझे लगता है कि आसानी से आप 40 मिनट में इतना टाइप कर लेंगे। पर अगर आप नहीं जानते हो या आपका स्पीड कम हो तो आप प्रैक्टिस करते रहें, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। और शॉर्ट हैंड आप अगर कहीं से सीख सकते हैं तो बिल्कुल सीखिए, काफ़ी अच्छी जॉब है। अगर यह जॉब मिल जाती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये जॉब उसके लिए और ज़्यादा अच्छा है जो कि किसी और बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, लाइक UPSC का या फिर JPSC का, BPSC का। तो उसको वहाँ पर टाइम काफ़ी मिलेगा। इस जॉब में आपको टाइम काफ़ी मिलेगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है मैन फाइल को सर्कुलेट करने में, उसमें नहीं, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। आप किसी ऑफिसर को हेल्प करते हैं और अगर ऑफिसर अगर अच्छा रहता है तो आपको पूरा का पूरा दिन मिलता है समय पढ़ने के लिए। तो बहुत ही अच्छा जॉब है अगर आप आगे जो है किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है। अब सेकेंड एग्ज़ाम जो होगा इसका रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। ये क्या होगा, तो इसमें भी 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो है उसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी से 25 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहेगा, GS से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन। GS मीन्स जो जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन होता है। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा। तो टोटल 300 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा और समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा। ठीक है। उसी तरह से पेपर सेकेंड जो है रीजनल लैंग्वेज का है, जिसमें कि 12 रीजनल लैंग्वेज है, जिसमें कि खोटा है, नागपुरी है, संथाली है। 12 रीजनल लैंग्वेज दिए हुए हैं, किसी एक को आप सेलेक्ट कर लें। इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स को कैरी करेगा। तो 300 नंबर का ये भी पेपर रहेगा। ठीक है। और दोनों में जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स और निगेटिव मार्किंग मीन्स एक क्वेश्चन अगर करते हैं तो 1 मार्क्स आपका जो है ये काट दिया जाएगा। तो इस तरह से निगेटिव मार्किंग आपका पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में भी है। ठीक है। और दोनों पेपर को क्वालिफाई करने के लिए 30% आपको मिनिमम नंबर लाने हैं। ठीक है। और यहाँ भी शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग इसको अलग क्वालिफाई करना है और इसको भी अलग क्वालिफाई करना है। और यहाँ भी क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है वो 30% रखा गया है। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है और रिटन एग्जाम जो है इसका मार्क्स के बेसिस पे ही आपको रैंकिंग मिलेगा। ठीक है। इसी के मार्क्स के बेसिस पे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं कि नहीं, सेलेक्ट होते हैं कि नहीं, इसी पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से जितने भी तरह के आयाम थे इस पूरे नोटिफिकेशन का वो हमने कवर कर लिया। अधिकतर तो लोगों का प्रमोशनल से रिलेटेड क्वेरी रहता है कि प्रमोशन किस तरह का होगा, जॉब प्रोफाइल क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो इन सभी चीज़ों पर हमने बात कर ली है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसका वहीं पर जो है रिप्लाई कर देंगे। यानी तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, किसी भी तरीके का आपको जो है कोई फ़ायदा हुआ हो इस वीडियो से, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। ठीक है। अगर आपको हमारे किसी कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप JSSC एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा JSSC LDC का कोर्स चल रहा है, JSSC CGL का कोर्स चल रहा है, एक्साइज कांस्टेबल का कोर्स चल रहा है और जल्द ही स्टेनो का कोर्स भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है। खोटा और नागपुरी का भी कोर्स चल रहा है लैंग्वेज पेपर में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये JSSC CGL के लिए नहीं, स्टेनो LDC सब के लिए एप्लीकेबल है। और कंप्यूटर का भी स्पेशल अगर आपको क्लास चाहिए तो ये भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है। कुछ स्पेशल कोर्स भी हैं, लाइक मैथ का स्पेशल क्लास आप लेना चाहते हैं JSSC CGL के लिए, या झारखंड GK का क्लास लेना चाहते हैं, रीजनिंग का स्पेशल क्लास लेना चाहते हैं, साइंस का या समान अध्ययन का, तो यह भी हमारे ऐप के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज जो हैं आपके सभी एग्ज़ाम, चाहे वो CGL हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, LDC है या फिर आपका स्टेनो का जो ये वैकेंसी है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और आप स्पेशल क्लास को ज्वाइन करके भी, जैसे कि समान अध्ययन का क्वेश्चन आपका स्टेनो में पूछा जाएगा, तो समान अध्ययन के सिर्फ कोर्स को ज्वाइन करके आप बहुत ही आसानी से 25 क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। कुछ टेस्ट सीरीज फ्री में हम लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, लाइक मिनी मॉक टेस्ट। हर एक वीकेंड में मीन्स संडे को ये टेस्ट लिया जाता है, जिसका कि टॉपिक पहले बता दिया जाता है। और इस टॉपिक को आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे CGL हो,
एक्साइज कांस्टेबल हो, एलडीसी हो, चाहे स्टेनो हो, इसी को ध्यान में रखते हुए टॉपिक दिए जाते हैं। तो इस फ्री मिनी मॉक टेस्ट को जरूर आप अटेम्प्ट करें। ऐप के थ्रू लिया जाता है और आप वहाँ पर एट ए टाइम अपना रैंक जान सकते हैं कि ऑल झारखंड रैंक आपका क्या है। प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल है, चाहे वो जनरल साइंस का हो या समान अध्ययन का हो। जनरल साइंस का पेपर तो फ्री में अवेलेबल है और समान अध्ययन के लिए बहुत ही नॉमिनल फीस हम लोग ले रहे हैं और इस फीस को देकर आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के रेगुलर वीडियोस देखने हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी को प्राप्त करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका कि लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नए एनालिसिस के साथ।